साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लो फैक्ट्स एंड टॉक्स पर। साथियों, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा पोजीशन क्या है। कब्जे के बारे में अपन बात करेंगे और कब्जे के बारे में बात करते हुए कब्जे की विभिन्न विधि शास्त्रियों के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद कब्जे के प्रकार के बारे में पढ़ते हुए आज का क्वेश्चन अपना रहेगा। दोस्तों, कब्जा क्या है? कब्जे के बारे में अगर कहें तो किसी वस्तु पर या किसी संपत्ति पर किसी व्यक्ति का भौतिक जो अधिकार होता है उसको उपयोग उपभोग करने का, उसको अपन कब्जा कहेंगे। अब कब्जे के बारे में विभिन्न जो विधि शास्त्री जो हैं उन्होंने अनेक परिभाषाएं दी है। उससे पहले मैं बता दूं, कब्जा जो होता है, जैसे मेरे पास एक पेन है, अभी ये मेरे पास है, इस पे मेरा कब्जा है। ये मेरे से गिर गया पेन कहीं रास्ते में और आपने उठा लिया, तो अब इस पे कब्जा किसका हो गया? आपका हो गया। जैसे कोई मोबाइल फ़ोन है, वो मेरे पास है तो आज मेरा कब्जा है। कल को वो मोबाइल फ़ोन कहीं गिर जाता है और आपको मिल जाता है तो उस पर कब्जा किसका हो गया? आपका हो गया। तो ये कब्जा है, इसको अपन कब्जा कहेंगे कि पहले वो मेरे फिजिकल नियंत्रण में था, बाद में वो आपके नियंत्रण में चला गया, आपके पास चला गया, तो इसे अपन कब्जा कहेंगे। कब्जे के बारे में विभिन्न जो विधि शास्त्री हैं उन्होंने क्या क्या परिभाषाएं दी है इनको अपन डिफाइन करते हैं। सबसे पहले सामंत जो कहते हैं, किसी वस्तु एवं व्यक्ति के बीच निरंतर एवं वास्तविक संबंध को कब्जा कहेंगे। मतलब किसी वस्तु और व्यक्ति के बीच में निरंतर जो वास्तविक संबंध जो चलता आ रहा है इसको कब्जा कहेंगे। मान लो जैसे वस्तु और व्यक्ति के बीच संबंध क्या होता है, जैसे वस्तु जितने दिन तक जिसके पास होती है उसको उसका कब्जा कहेंगे व्यक्ति का। ये इन्होंने कहा है। सामंत कहते हैं कब्जे का संबंध वस्तु से है न कि अधिकार से। मतलब कब्जे का संबंध वस्तु से अधिकार से नहीं है। मान लो ये मेरा पेन है और मेरा पेन मेरे पास है, मेरे से कहीं खो गया, चोरी हो गया, कुछ भी हुआ और कल को वो आपके पास चला जाता है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो पेन है किसका। कब्जा ये कहता है कि वो पेन वर्तमान में है किसके पास। जिसके पास वो पेन है वो उसका कब्जा माना जाएगा। हालांकि बेशक वो मेरा पेन हो, बट जिसके पास जो पेन वर्तमान स्थिति में है वो उसका कब्जा माने जाएगा। फ्रेडरिक पोलक जो है वो कहते हैं कब्जे से अभिप्राय है कि किसी वस्तु पर फिजिकल कंट्रोल, किसी वस्तु पर भौतिक नियंत्रण। मान लो मेरे पास गाय है और वो गाय मेरे यहाँ से चली गई और आपने बांध ली, आपके पास है। अब जो गाय है उस पर नियंत्रण किसका रहेगा? आपका। ऐसा तो है नहीं कि आपके घर पे गाय है और उस पर मैं यहाँ से नियंत्रण कर रहा हूँ। गाय है, उसके ऊपर आपका कंट्रोल रहेगा। तो इन्होंने यही कहा है कि फ्रेडरिक पोलक ने कि जिस व्यक्ति के पास तो वस्तु होती है उस वस्तु पर, जिस व्यक्ति के पास वस्तु है उसका जो फिजिकल नियंत्रण जो होता है उसकी इन्होंने बात की है। जकारिया क्या कहते हैं? जकारिया कहते हैं कब्जा किसी वस्तु एवं व्यक्ति के बीच ऐसा संबंध है जो यह प्रूफ करता है कि व्यक्ति उस वस्तु को धारण करने के आशय से वहन करने की क्षमता रखता है। मान लो अपन रास्ते से कहीं जा रहे हैं और आपको रास्ते में कोई कबाड़ की चीज़ मिलती है, आप उसको उठा के लेके जाएंगे क्या? नहीं उठा के लेके जाएंगे संभवतः। और आप जा रहे हैं, रास्ते में आपको 500 का नोट मिलता है एक पड़ा हुआ, तो आप उठा के लेके जाएंगे? नहीं लेके जाएंगे, तुरंत उठा लेंगे, मेरा मानना है। अब कबाड़ की वस्तु है, उसको आपने क्यों नहीं उठाई, किसी की खराब वस्तु? क्योंकि वो आपको ज़रूरी नहीं लगी कि वो आपके काम की है। आपका आशय जो था वो उसको उठाने का नहीं हुआ। लेकिन जैसे आपको 500 का नोट दिखा, आपने उसे उठा लिया। तो ये जकारिया यही कहते हैं कि ये व्यक्ति के लक्ष्य एक निर्धारित करता है कि उस वस्तु को धारण करने का आशय भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ को उठा के ले जाए, तो उसमें आपका धारण करने का आशय थोड़ी ना है। अब 500 का नोट दिखा, आपने झट से उठा लिया 500 के नोट को, क्योंकि और आपको एक अधिकार भी मिल गया, आप जैसे चाहें उसको भी कर सकते हैं। ये इन्होंने जकारिया ने कहा। हीगल क्या कहते हैं? हीगल कहते हैं कब्जा स्वतंत्र इच्छा से निरपेक्ष संपादन को कहेंगे। स्वतंत्र इच्छा से निरपेक्ष संपादन को कहेंगे, ये इन्होंने कहा है। कांट जो है वो कहते हैं कब्जे के रूप में अभिव्यक्ति व्यक्ति की इच्छा प्रत्येक अन्य व्यक्ति से पूर्ण सम्मान का अधिकार है। इन्होंने ये कहा है कि कोई व्यक्ति है
कब्जे के रूप में अभिव्यक्त व्यक्ति की इच्छा किसी दूसरे प्रत्येक व्यक्ति से पूर्ण सम्मान का हकदार है। आपने मेरा पेन उठाया, आप ले गए, तो आपका पेन आपके पास कब्जे में है, तो दूसरा व्यक्ति है वो आप उस पेन के प्रति पूर्ण सम्मानित रहेगा कि ये पेन अभी जिसके कब्जे में है उसका है। ये इन्होंने कहा। हियरिंग क्या कहते हैं? कब्जा जो है वो रक्षणात्मक स्वामित्व है। यह कह सकते हैं कि कब्जा स्वामित्व की ढाल है, स्वामित्व रखने के लिए व्यक्ति को प्राप्त है। कब्जा जो है, जो हियरिंग जो है वो क्या कहते हैं? कब्जा है ना, वो ये प्रूफ करता है, ये एक एलिमेंट है कि आप इस वस्तु के स्वामी हैं, आप इस वस्तु के मालिक हैं। आंगल विधि में कब्जे की 3 आवश्यक अवधारणाएं दी गई हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। 3 अवधारणा: किसी व्यक्ति का वस्तु पर कब्जा और भौतिक नियंत्रण दोनों ही हो सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा है किसी व्यक्ति या भौतिक नियंत्रण के बिना वस्तु पर कब्जा हो सकता है। किसी व्यक्ति का मतलब भौतिक नियंत्रण के बिना भी वस्तु पर कब्जा हो सकता है। तीसरा कहा है किसी व्यक्ति के कब्जे के बिना भी वस्तु पर भौतिक नियंत्रण हो सकता है। मान लो आज मेरे कब्जे में कोई चीज़ नहीं है, लेकिन मेरे वो नियंत्रण में है, फिजिकल नियंत्रण में है, तो उसको इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया है। अब कब्जे के आवश्यक तत्व इन्होंने 2 बताए, एक भौतिक तत्व है और दूसरा इन्होंने बताया है जो मानसिक तत्व है। तो भौतिक तत्व में क्या कहा गया है कि किसी वस्तु का ऊपर स्वयं का कब्जा जो है, फिजिकल नियंत्रण जो है, वो ऐसा उपयोग उपभोग बनाने करने के लिए ऐसा कब्जा जिसको कोई हस्तक्षेप ना कर सके, उसको इन्होंने फिजिकल कंट्रोल कहा है। फिजिकल कंट्रोल में इन्होंने क्या कहा है, जैसे कहा है कि जैसे एक पेन है, वो मेरे पास जब तक मेरे पास बना रहेगा वो मेरा। अब मेरे से अगर निकालते टाइम वो गिर गया और उसके साथ में मान लो मेरी जेब से मैं पेन निकाल रहा हूँ, पेन निकालते समय मेरी जेब से 500 का नोट और गिर गया, तो जो 500 का नोट जो गिरा है वो मेरे फिजिकल कंट्रोल में था, लेकिन वो मेरे से गिर गया। तो ये कि मैंने इंटेंशनली 500 का नोट नहीं गिराया है, ये अपने आप गिर गया है। तो ये एक भौतिक तत्व जो है कब्जे का, उसके अंतर्गत ये आएगा। दूसरा होता है मानसिक तत्व। मानसिक तत्व में ये कहा गया है किसी वस्तु पर कब्जा रखने के लिए आपका फिजिकल नियंत्रण ही जरूरी नहीं है, आप माइंडली भी इंटेंशन आपकी होनी चाहिए कि आपका उस वस्तु पर कब्जा है। ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ फिजिकल कंट्रोल है, आपके माइंडली कंट्रोल भी उसके ऊपर होना चाहिए, ये इसमें कहा गया है। अब एक केस लो है रेगर बनाम रिली का जो मामला है, इसमें क्या होता है, जो एक व्यक्ति होता है ये अपनी भेड़ हाँक कर लेके जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में जो होता है किसी दूसरे व्यक्ति की भेड़ भी उसमें आके मिल जाती हैं। अभी जो व्यक्ति जो जा रहा था अपनी भेड़ों को लेकर के बेचने के लिए लेके जा रहा था, अब ये गया वहाँ पे भेड़ वाले को भेड़ बेचता है, काउंटिंग करते हैं खरीदार काउंटिंग करते तो इसमें भेड़ अतिरिक्त पाई जाती है। अब ये क्या करता है, जो जितनी भी भेड़ थी उन सबके पैसे लेके आ जाता। तो इसका उन भेड़ों पर इस व्यक्ति का कब्जा थोड़ी ना था, इसका ना तो फिजिकली कब्जा था, इंटेंशनली इसका कब्जा नहीं था उन भेड़ों, तो इसको चोरी का मामला माना गया, इसको कब्जा नहीं माना गया। दूसरा एक केस है मेरी बनाम ग्रीन का मामला है। इसमें क्या हुआ, एक व्यक्ति है, एक दुकानदार है, उसके पास एक टेबल है, कोई खरीदार आता है टेबल खरीदने के लिए, उसमें दराज थी, दराज में उसने अपने पैसे रख रखे थे कुछ। अब उसको दिखा रहा है दराज, टेबल दिखा रहा है, टेबल खरीदार वहीं पे खड़े हैं, तब देखते हैं दराज को जैसे, तो उसको पैसे दिख जाते हैं खरीदार को, तो खरीदार उन पैसों को निकाल के अपने पॉकेट में रख लेता है। तो अब ये खरीदार अगर ये टेबल खरीद करके अपने घर ले जाता, उसके बाद उसको अगर वो पैसे मिलते, तब तो उन पैसों का वो हकदार था कि भाई वो चोरी नहीं मान जाती। लेकिन जब वहीं पे उसने वहाँ से उससे पैसे निकाल लिए, तो उसने इसको एक चोरी माना है, ना कि कब्जा नहीं माना, क्योंकि अभी दुकान पर ही वो जो टेबल है वो रखी हुई है, तो ये विक्रेता का कब्जा अभी भी उस पर बना हुआ है, ये यहाँ पे माना गया है। तीसरा कहा गया है कि एक व्यक्ति है जिसके पास कोई चेक आया किसी लिफाफे के अंदर, एक व्यक्ति है, ये जो केस लो है ये रहेगा आर बनाम हडसन का मामला। आर बनाम हडसन का जो मामला था, इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति है, उसके पास एक गलत पते पर एक चेक, एक लिफाफा पहुंच जाता है, डाक पहुंच जाती है। अब वो व्यक्ति उस डाक को रखता है,
लेकिन एक दिन देखता है कि इसमें है क्या, उस लिफाफे को खोलता है तो उसमें चेक निकलता है। अब वो उस चेक को अपने काम में यूज कर लेता है। जब तक वो लिफाफा उसके पास था तब तक उसका सिर्फ उस पर कब्जा था, लेकिन वो चोरी का वो नहीं था, हकदार नहीं था। लेकिन उस लिफाफे को खोल के उसका जो मिसयूज कर रहा है तो अभियुक्त का उस पर कब्जा नहीं है, ये यहाँ पे कहा गया। अब कब्जे के प्रकार क्या क्या होते हैं? कब्जे के 5 प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहला प्रकार है मूर्त अथवा अमूर्त कब्जा। मूर्त अथवा अमूर्त कब्जे का मतलब ये है कि कब्जा मूर्त भी हो सकता है और अमूर्त भी हो सकता है। कब्जा ऐसी वस्तुओं पर, मूर्त वस्तु जो किसे कहेंगे, जिनको अपन छू सकते हैं उसको मूर्त वस्तु कहेंगे, और जिनको अपन महसूस कर सकते हैं उनको अपन अमूर्त वस्तु कहेंगे। अब अमूर्त वस्तु मतलब किसी भी मकान, भूमि, फर्नीचर, वाहन आदि पर अपना कब्जा जो रहेगा वो रहेगा मूर्त कब्जा। और अमूर्त कब्जा जैसे हवा, पानी व प्रकाश पाने का अधिकार। अपना मकान है, इसके बराबर में कोई मकान बना करके अपने को ब्लॉक करना चाहते हैं तो अपना अधिकार है कि अपने भी हवा पहुँचे, प्रकाश पहुँचे, ये अधिकार हो गया। और दूसरा ऐसे ही जैसे मार्ग से जाने का अधिकार, खूब सारे अधिकार जो होते हैं ये आते हैं। दूसरा होता है तात्कालिक व मध्यवर्ती कब्जा। तात्कालिक व मध्यवर्ती कब्जा मतलब क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति है, तत्काल मैं हूँ, मैं दुकान पे जाता हूँ और मैं दुकानदार को पैसे दे करके और कुछ खरीदता हूँ। खरीदा, मैंने सामान स्वयं लिया तो मेरा तत्कालिक कब्जा हो गया। अगर मैं मेरी बजाय मेरे किसी नौकर को या किसी व्यक्ति को भेजता हूँ कि भाई तू दुकान जा और मेरा ये सामान लेके आ, तो ये एक मध्यवर्ती कब्जा मेरा हुआ, क्योंकि मेरे कब्जे में वस्तु ना होते हुए मैंने पैसे दिए हैं और मेरे नौकर या जिस व्यक्ति को मैंने भेजा है उसके पास वो वस्तु है मेरे कब्जे में ही, लेकिन डायरेक्ट कब्जे में नहीं है। इसको अपन मध्यवर्ती कब्जा कहेंगे। तीसरा है तथ्यत या विधित कब्जा। तथ्यत या विधित कब्जा का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई वस्तु है, जैसे मेरा पर्स है, वो चोरी हो जाता है। मेरे पर्स पे मेरा भौतिक नियंत्रण तो नहीं है, लेकिन मानसिक नियंत्रण अब भी बना हुआ है कि शायद मेरा पर्स मुझे मिल जाए, ये नियंत्रण। तो इसको विधित कब्जापन कहेंगे। विधित कब्जा किसे कहेंगे? जैसे मेरी वस्तु है वो कहीं गिर जाती है, अब वो मेरे को मिली नहीं, लेकिन मेरा इंटेंशन क्या होता है कि वो वस्तु गिर गई है कहीं, अभी मेरे कब्जे में नहीं, लेकिन मानसिक कब्जा ये होता है कि भाई मेरे को मिलेगी, मेरे वस्तु में ये चीज़ है, ये है। तो ये मेंटली जो नियंत्रण जो है उस वस्तु पर अभी भी मेरा बना हुआ है, इसलिए इसे विधित कब्जा माना जाता है। मान लो मेरी वस्तु खो गई कहीं, मेरा फोन गिर गया, आपको मिल गया, मेरा कब्जा वहाँ से चला गया। फिजिकली तो मेरा कब्जा गया, लेकिन माइंड में मेरे क्या चल रहा है कि यार मैं केस करूँगा, FIR करूँगा और शायद मेरा मोबाइल जो था वो मेरे को मिल जाए, ताकि जो मेरे अगर वो मिल जाता है तो मेरे कब्जे में वापस आ सकते हैं। तो इसको माइंडली कब्जा या विधित कब्जा माना जाएगा। फोर्थ पॉइंट है आणविक कब्जा। आणविक कब्जे का मतलब क्या है? जैसे किसी व्यक्ति का, 2 व्यक्तियों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एक घोड़ा खरीद लिया किसी ने, और घोड़ा, इसमें एक उदाहरण दिया के माध्यम समझाया। कै ने खै से एक घोड़ा खरीदा था और खै जो था वो अस्तबल का मालिक था। तो कै खै के बीच ये तय हुआ कि खै से जो अस्तबल में ही रहेगा, ये घोड़े को कै के प्रति, मतलब ये है कि जैसे मैंने आपसे किसी चीज़ को खरीद लिया, लेकिन आपसे मैंने ये कहा कि जो चीज़ मैंने खरीद तो ली, इसके पेमेंट आपको दे दे, लेकिन मेरी जो चीज़ है ना वो आपके कंट्रोल में रहेगा। इसको आणविक कब्जा अपन कहेंगे। जैसे मैंने आपसे आपकी गाड़ी आपसे खरीद ली, मैंने आपसे आपकी गाड़ी खरीद के मैंने कहा भाई देख मेरे पास तो खड़ी करने की जगह नहीं है, गाड़ी में खरीद रहा हूँ, लेकिन एक शर्त पे मेरी गाड़ी है वो आपके घर के सामने ही खड़ी रहेगी। ये इसको अपन आणविक कब्जा कहेंगे। एक होता है समवर्ती कब्जा। इसमें कहा गया कि एक साथ किसी वस्तु पर दो व्यक्तियों का कब्जा नहीं हो सकता। मतलब कब्जे की जो आणविकता है वो वास्तविक मर्म है, ये उन्होंने कहा है। लास्ट एक और है प्रतिकूल कब्जा। इसमें कहा जाता है कि जैसे किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व का अतिक्रमण। प्रतिकूल कब्जे का मतलब जैसे आपके नाम कोई प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर मैं कब्जा कर लेता हूँ, तो इसको कहेंगे अपन प्रतिकूल कब्जा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के स्वामी को बहिष्कृत करने के आशय से जो कब्जा बनाए रखता है उसको प्रतिकूल कब्जा अपन कहेंगे। ये सब इसमें समझाया गया है। तो अपन ने यहाँ पर कब्जे के प्रकार देखे, कब्जे के कौन कौन से प्रकार हैं, कितने टाइप का कब्जा होता है और कब्जे के बारे में क्या कहा गया है, ये अपन ने आज के क्वेश्चन में ये पढ़ा है। धन्यवाद दोस्तों।